पोषण क्या होता है? तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यानी पोषण की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह उसको उपयोग करके कई हमारे शरीर में कई उपापचयी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो उस उपापचयी क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो उस पोषण को कोई अपने तरीके से प्राप्त करता है, ठीक। जैसे न्यूट्रिशन, ये जो न्यूट्रिशन है तो हर जीव अपनी तरह से उसको अपनी अलग तरीके से उसको प्राप्त करता है। तो जो उससे प्राप्त होता है तो उसका अलग अलग प्रयोग होता है। उससे 5 चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक। जो पोषण है वो 5 चीज़ों में प्राप्त होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, विटामिन, प्रोटीन, और खनिज लवण, तथा जल में। क्योंकि कोई भी जीवधारी है तो इसको सिर्फ अपने इसी 5 में बदलता है, ठीक। जो भी पोषण करता है वो तो इसी 5 चीजों में बदलता है, ठीक। वो इसी 5 चीजों में बदलता है। इसको कहते हैं फैट्स, और इसको विटामिन ही कहते हैं, और इसको भी प्रोटीन ही कहते हैं, और इसको कहते हैं मिनरल्स, फाइबर्स एंड साल्ट एंड वाटर, और इसको कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। ठीक। तो ये जो कोई भी पोषण करता है तो उसको इन चीजों में बदल देता है, ठीक। तो कुछ को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है तो कुछ को वसा में बदलता है, ठीक। और इनके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे हमारे जो जैव प्रक्रम में ये क्रियाएं लगातार चलती रहती, तो कुछ को जैसे आपने पोषण किया यानी जो भोजन खाया तो उसको इसमें कार्बोहाइड्रेट में बदला, और सबको ये जरूरी नहीं है कि सबको वो उसी में बदलेगा, कुछ को वसा में भी बदल देगा, प्रोटीन में भी बदल देगा, और विटामिन और खनिज लवण तथा जल में भी बदल देगा, ठीक। तो इनके अलग अलग कार्य भी होते हैं, ठीक। इनका अलग अलग कार्य होता है। इतना समझ में आ रहा है ना? तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है, ये क्या करता है, ठीक। बच्चे चाहे तो नोट करते रहें। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो इसका कोशिका अपने ईंधन के रूप में प्रयोग करती है, या जीवित रहने के लिए जो कोशिका होती है ना, सेल्स, कोशिका इसको जैविक कार्यों के लिए जैविक ईंधन के रूप में करती हैं, ठीक। जैसे जो होता है ना, जैसे कोई गाड़ी मोटर चलता है ना तो उसमें क्या पड़ता है, उसमें पेट्रोल डीजल पड़ता है, तो वो हो गया उसका ईंधन। और जो हमारा शरीर है तो वो छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है ना, छोटी मोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। तो उसी कोशिका को यह ईंधन के रूप में ये कार्य करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ईंधन के रूप में कार्य करता है, और ये बनता है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ठीक। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कोशिका ये जैविक कार्यों के लिए जैविक ईंधन के रूप में करते हैं, कोशिकीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक। मैं लिख दे रहा हूं,
कोशिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, और ये जो होता है ये दो प्रकार से मिलता है, कुछ को सरल रूप से मिल जाता है तो कुछ को जटिल रूप से मिल जाता है। और सरल रूप में आता है जैसे ये दो प्रकार की हो जाती हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये दो तरह से बट जाता है, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। और ये जो सरल कार्बोहाइड्रेट होता है ना तो इसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, लैक्टोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज और फ्रक्टोज। ठीक, और इसमें जो होता है इसमें रहता है स्टार्च के रूप में होता है, ये स्टार्च के रूप में। ठीक, जटिल कार्बोहाइड्रेट में ये स्टार्च के रूप में रहता है, यानी मंड के रूप में। ठीक, इसको हिंदी में मंड कहते हैं और इसको इंग्लिशिया में स्टार्च कहते हैं। ठीक, और ई जो है ये इतना स्टार्च के रूप में रहता है। ठीक, और ई इसको पाना भी, इसको जो हम जो खाते हैं ना, हम अलग अलग चीजें खाते हैं, कहीं एक चीज तो है नहीं कि हम खाते हैं। तो ई मिलता है गन्ना में मिलता है। ठीक, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यह गन्ना में मिलता है। ठीक, और बादाम में मिलता है, वनस्पति में। ठीक, और ई जो होता है वो मिलता है आलू में, आलू में, चावल में और अरबी में। ठीक, तो इनका ये कार्य होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है तो ये कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है और यह मिलकर बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और ये होता है दो प्रकार का। ठीक, ये होता है दो प्रकार का, सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो इसका कार्य तो समझ में आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली बात की, ये बच्चे चाहे तो नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फैट्स यानी वसा की। वसा यानी फैट्स। ठीक, तो जो वसा होता है तो यह अतिरिक्त भोजन होता है, यानी जो अतिरिक्त भोजन होता है, जैसे जो कुछ भोजन में जो बची होती है, ये चिकने, सामान्यतः चिकने पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये जो चिकने पदार्थों से मिलकर बना होता है, ये जो वसा है ना, तो ये वसा चिकने पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना कि ये जो वसा है तो यह, इसका कार्य होता है, यह अतिरिक्त पदार्थ होता है, अतिरिक्त पदार्थ अलग संग्रहित हो जाता है। ठीक, और इसका भी एक कार्य होता है। ठीक, इसका कार्य होता है कोशिका का निर्माण करता है और साथ ही में यह शरीर की आकृति को भी प्रदान करता है। यह शरीर की आकृति भी को भी प्रदान करता है। ये जो समझ में आ गया ना कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जो वसा है यह अतिरिक्त भोज्य पदार्थ है, ये कोशिका का निर्माण करता है और यह शरीर की अतिरिक्त आकृति भी देता है। ठीक, शरीर को यह आकृति भी प्रदान करता है। ठीक, और ये किस में पाया जाता है, ये जानते हो? ये जो है ना, पशुओं में ही पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। ठीक, और वनस्पति में ही
तिलहन में पाया जाता है, नारियल में पाया जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई ना कि वसा का क्या कार्य होता है। तो वसा वो है कि जो कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, यह कोशिका का भी निर्माण करता है और इसमें यह दूध और अंडा से मिलता है। ठीक, इसमें और जो इसका भी है ना, यह भी सामान्यता उसी जो कार्बोहाइड्रेट था ना, तो उसी की तरह यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में जितना ऑक्सीजन होता है ना, उसकी अपेक्षा यहाँ पर कम ऑक्सीजन होता है। ठीक, उसकी अपेक्षा यहाँ पर कम ऑक्सीजन होता है। यह भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यह शरीर के अतिरिक्त भोज्य पदार्थ होता है। ठीक, अतिरिक्त भोज्य पदार्थ जो संग्रहित हो जाता है और वो फैट्स में बदल जाता है। ठीक, यानी वसा में बदल जाता है और यह कोशिका का निर्माण करता है। यहाँ पर जो है ना, कोशिका का निर्माण, और यहाँ पर इस शरीर को आकृति भी प्रदान करता है। ठीक, बात समझ में आ रही है ना कि यह क्या कार्य करता है। तो ये जो वसा है ये आकृति भी प्रदान करता है। ठीक, और कोशिका का भी निर्माण करता है। बात समझ में आ रही है ना। तो बच्चे चाहे नोट्स भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन की। ठीक, तो ये जो प्रोटीन होता है ना, तो ये प्रोटीन का भी एक कार्य होता है, इसका भी एक अलग अलग कार्य होता है। ठीक, तो ये जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है इसमें। ठीक, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक, और जो इसका कार्य होता है ना, तो ये सबसे पहले किससे बना? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनाई। ठीक, बात समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूं। तो इसका जो कार्य होता है, यह तो सबसे पहले इसको या अमीनो अम्ल, कई अमीनो अम्ल से मिलकर इसका जो एक अणु होता है ना प्रोटीन का, तो यह प्रोटीन का एक अणु, सिर्फ एक अणु, इसका प्रोटीन का एक अणु, ठीक है, प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक, कई अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है ना कि यह जो एक अणु है प्रोटीन का, वो कई अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक, ये जो प्रोटीन है ना, तो इसका कई अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। बात समझ में आ रही है ना कि जो प्रोटीन है तो यह अमीनो एसिड के कई अणु से मिलकर बना होता है। अब इतना समझ में आ गया ना कि किससे मिलकर बना होता है और यह कैसे बनता है। ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं कि यह जो होता है ना, यह प्रोटीन शरीर में, जो हमारी शरीर है ना, तो वह कभी टूट फूट जाती है। जैसे यह शरीर है तो ये जो टूट फूट होती है हमारे शरीर में, कई सारी टूट फूट होती रहती हैं,
तो यह उसको फिर दोबारा सही करता है, जो प्रोटीन है ना, तो ये जो प्रोटीन है तो उसको फिर दोबारा सही करता रहता है। और जो हमारी जो कोशिका की जो उसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है, यानी जो जीव द्रव्य होता है कोशिका का मेन पार्ट, तो ये जो है ये प्रोटीनिया है ना, तो वही जीव द्रव्य का वो निर्माण भी करता है। ठीक, ये जो है ये प्रोटीन है तो ये उसका जीव द्रव्य का निर्माण करता है। ठीक, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। यह उसका निर्माण भी करता है। ठीक, तो इसका जो है ना, इसका कार्य यह होता है कि हमारे शरीर में होने वाली टूट फूट को और कोशिका द्रव्य का, कोशिका के जीव द्रव्य का निर्माण करता है। ठीक, जैसे वो कहा था कि वो जो वसा था वो कोशिका का निर्माण करता था, और ये जो है प्रोटीन है ना, तो ये प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करता है। और इतना ही नहीं है, इतने से ही या नहीं बनता है। ठीक, यह और भी कार्य करता है, क्योंकि जितनी भी एंजाइम निकलती हैं हमारे शरीर में, कितनी भी एंजाइम निकलती हैं हमारे शरीर से, बहुत सारी एंजाइम निकलती है ना, तो जितनी एंजाइम होती हैं उस सारी एंजाइमों में यह प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन के बिना कोई भी एंजाइम नहीं बन सकती, क्योंकि जो प्रोटीन है ना तो सारी एंजाइम में मिली होती है। इतना समझ में आ गया ना? बच्चे चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए तो मैं बताता हूं अभी। तो ये जो है ना, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में कितनी एंजाइम है, जैसे एमाइलेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है। ठीक, और बहुत सारी एंजाइम है, जैसे सीमन है। ठीक, तो सीमन क्या है, एक एंजाइम ही है ना सीमन। ठीक, तो जो सीमन है, सीमन यानी वीर्य, वीर्य में भी होता है यह एंजाइम। वीर्य किससे बनता है जानते हो? वो बनता है लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक, तो उसमें भी हुआ ना प्रोटीन, तो प्रोटीन के बिना वो नहीं पूरा हुआ। ठीक, तो इसीलिए ये जो प्रोटीन है तो ये इससे भी मिलकर बनाता है। सारी एंजाइम में कोई भी है, तो कोई भी एंजाइम है तो वह प्रोटीन के बिना नहीं मिलकर बनी होती है। ठीक बेटा, तो सारी एंजाइम है तो यह जितनी भी होती हैं सब में होता है। ठीक, तो जो प्रोटीन होता है तो यह हर चीज में मिलता है। जैसे आपने अब इसको प्राप्त करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए आप, जैसे गेहूं है तो गेहूं से आप रोटी खाए। ठीक, तो जैसे गेहूं है, गेहूं से आप रोटी खाए तो गेहूं से प्रोटीन आपको मिल गई। ठीक, तो ये जो गेहूं है तो गेहूं से आपको प्रोटीन मिल गई। ठीक, गेहूं से मिल जाती है, बादाम से मिल जाती है। ठीक, और यह मांस, मछली, अंडा में भी होता है। ठीक, यह मांस, मछली, अंडा में भी होता है, तो इससे मिलती है प्रोटीन। अब बात समझ में आ गई ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बात करते हैं विटामिन की। विटामिन, ठीक, तो जो विटामिन होता है तो इसके कमी से अपूर्णता रोग होता है, यानी डिफिशियंसी डिसीज। ठीक, तो इसका जब कमी हो जाता है तो डिफिशियंसी डिसीज हो जाते हैं। ठीक, तो जब तक ये है ना हमारे शरीर में, विटामिन की जब कमी हो जाती है तब क्या होता है, डिफिशियंसी डिसीज होता है,
यानी अपूर्णतः रोग होता है, कोई रोग उससे पूर्ण नहीं होता कि पूर्ण तरीके से हो जाता है। जैसे जो वो होता है ना कि रतौंधी, रतौंधी कैसे होता है, विटामिन ए की कमी से होती है ना। जैसे रतौंधी है, रतौंधी तो विटामिन ए के कमी से होती है, ठीक। तो ये जो ये विटामिन ए कम हो गया, ठीक, तो ये रतौंधी कैसे हुआ, रतौंधी से तो पूरी तरह से ना तो दिखाई ही देगा, ना पूरी तरह से आंखें चली ही जाएंगी। इसका मतलब ये तो नहीं है। तो यह क्या करता है कि ना अच्छे तरीके से दिखता है और ना अच्छे तरीके से आंखें खराब ही हो जाती हैं। बात समझ रहे हो ना। तो ये क्या करता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, ससुरा बीच में घुस जाता है, उसको बीच में यानी रतौंधी कर देता है, ठीक। दो पहलू होते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो कोई चीज है तो ना यहाँ पर रहेगी ना यहाँ पर रहेगी, ठीक। अगर जो बिचवा में हो जाएगी तो ये दोनों के बीच में हो जाएगा, इसका गुण होगा इसमें और इसका भी गुण होगा इसमें। तो रतौंधी में क्या होता है, रतौंधी में दोनों होता है ना, आदमी को दिखता भी है और नहीं दिखता है, दोनों होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको दिख भी जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी दिखता है। तो ये जो विटामिन है ना, तो इसकी कमी से अपूर्णतः रोग होता है, कोई रोग पूर्ण नहीं होता है, ठीक। बात समझ में आ गई ना। और ये जो विटामिन है भैया, ये विटामिन दो तरह से होता है, ठीक। विटामिन दो तरह से होता है, एक होता है जल में घुलनशील। बच्चे इतना नोट करना चाहे तो नोट कर लें। तो ये जो विटामिन है तो ये दो तरह से होता है, एक जल में घुलनशील होता है और एक होता है वसा में घुलनशील, ठीक। अभी मैंने फैट्स बताया था ना, तो ये हो गया वसा में घुलनशील। तो जो विटामिन है तो ये भैया हर जगह तो घुल नहीं जाएंगी, ठीक। तो ये अलग अलग तरह से घुलती है, यानी जैसे किसी ने पानी में पाई तो पानी में ससुरा उसी में घुल गया, और जो ये पानी में कुछ नहीं घुलती है तो ये वसा में घुलती हैं, ठीक। यानी उसको अगर जब दूधों में डाल देंगे विटामिन या तो उसमें घुल जाएगा, ठीक, और वो जल में नहीं घुलेगा, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। तो जो जल में घुलती हैं वो विटामिन बी और सी हैं, ठीक। तो जल में ये विटामिन घुल जाती हैं, ठीक, विटामिन बी और सी। और जो वसा में घुलती हैं तो वो घुलती हैं ई, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन ई डी के और ये विटामिन ये ई डी के, ठीक। ये जो चार विटामिन हैं ये वसा में घुलती हैं, ठीक। तो जो इतना सब है ना, तो इतना सब एक में ही तो घुलेगा। जैसे इसको अगर जो ये विटामिन को ए को हम पनिया में डाल दें और बी को इसमें वसा में डाल दें, ठीक, तो ई वहां पर जाके घुलेगा ना नहीं, और ना ही यहाँ पर आके घुलेगा। तो भैया क्या हुआ कि ना वो इसके यहाँ पर जा सकती है और ना वो इसके इसमें घुल सकती है, उनका अलग अलग एक स्थान हो गया, ठीक। वो अपनी ही एरिया में अपनी दादागिरी कर सकती हैं, ठीक, वो उसके एरिया में नहीं जा सकती। जैसे इसका जो पानी का एरिया है तो ये पानी में विटामिन बी और सी ही रह सकती हैं, और जो वसा वाला जो एरिया होता है उसमें विटामिन ए डी ये ई डी के रहती हैं, ठीक। बात समझ में आ गई ना। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बच्चे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब बात आती है खनिज लवण तथा जल की, ठीक। खनिज लवण तथा जल की, ठीक। तो इसको कहते हैं मिनरल,
मिनरल साल्ट एंड वाटर। ठीक, तो ये जो होता है इसका भी एक कार्य होता है। हमारे शरीर में लगभग 70% से ज्यादा पानी ही रहता है। ठीक, हमारा जो शरीर होता है उसमें बहुत सारा पानी रहता है। ठीक, तो इसका कार्य होता है कोशिका द्रव्य को प्रभावित करता है ये। ठीक, यानी इसके बिना कोई भी कोशिका नहीं रह सकती, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं ना, तो उसका लगभग 70 से 80% हमारी कोशिका एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक, हमारी कोशिका उसका ग्रहण करती हैं। ठीक, तो उसमें मिनरल साल्ट एंड वाटर होता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई ना कि यह क्या करता है, यह जीव द्रव्य को या कोशिका द्रव्य को यह प्रभावित करता है। ठीक, इसका कार्य यही होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यह खनिज, लवण तथा जल यह कोशिका द्रव्य को प्रभावित करता है। ठीक, यह कोशिका द्रव्य को प्रभावित करता है। तो बस आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।